बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये रीजन आप इसकी क्या है कि हमारे जो फैमिली मैटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। असल में यहाँ पर मैं ये बात वाज़ा करना चाहूँ कि ज़्यादातर जो है ना हमारे घरेलू मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि ये मसाइल हमारे रोज़ बरोज़ जो बढ़ते जा रहे हैं। सही। अब आप देखें कि पहले जो हमारे आप भी लॉयर हैं और देखते रहते हैं कि सबसे पहले ज़्यादातर जो हमारे लिटिगेशन थी वो ज़्यादातर सिविल मैटर के मुताबिक थी, फौजदारी थी। जी जी सर। लेकिन अब आप देखते हैं कि हमारे मैं भी एक फैमिली लॉयर ज़्यादा मेरे पास काम है, बहुत ज़्यादा है। तो उस हवाले से मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस हैं सही। फैमिली वाले से। तो फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। वो इसकी वजह से ये है कि हम टॉलरेंस जो हमारे बर्दाश्त है वो नहीं है। कुछ हमारे जो जी जी सर। बर्दाश्त का जज्बा हमारे पास नहीं है। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी बड़ी अहम हैं जो इस वजह से हमारे जो फैमिली मैटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इशू बनते जा रहे हैं। सही सही। तो मेरे ख्याल में तो मैं तो ये इतना कहूँगा कि अगर आपकी माली हालात बेहतर हों तो ये फैमिली मैटर्स पैदा ही ना हो। ठीक ठीक। बेसिक जो है इसका जो फाइनेंशियली क्राइसिस हम्म। होता है हमारा वो बनता है, रीज़न बनता है सही जो हो गया हम सही फेस हो कर गया रहे सर। हैं। तो बेसिकली हमारे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ज्यादा है इसके ऊपर हावी जहाँ है। गुर्बत होगी वहाँ पर ये झगड़े होंगे लाजमी। ठीक हो गया। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो एज ए लॉयर एज ए फैमिली लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ। लॉ के लॉ से हवाले से हट के बात करें तो हम बचपन में सुना करते थे सोना ना चांदी ना कोई महार। ये तो सही ये बात बातें है। मेरे ख्याल में नहीं, सिर्फ फिल्मों की हद तक मैं ही देखे थी। मैं बड़ी मिसाल देता हूँ, ये हमेशा सही। देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ जहाँ गुर्बत है या माली क्राइसिस है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े फैमिली में है। सही। जहाँ पर फैमिली जहाँ पर फाइनेंशियली लोग अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, तो अच्छी खुशहाल फैमिली है होती तो रहती हैं। फिर भी छोटी मोटी आपकी फैमिली ऐसे मसाइल होते हैं उस पे उलझ कर ये चीज़ें आ जाती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं। बाज़ भाइयों का मसला है, वो कहते हैं जी बीवी अगर आपके भाइयों की नहीं, आपकी वालदा के साथ अच्छी नहीं है, आपके वालदेन के साथ अच्छी नहीं, तो ये भी इशू रेज होते हैं। उसकी वजह से ये नाचाकी होते 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 बिल आखिर वो तलाक पर पहुंच जाती सही है। सही। तो ये है ठीक। घरेलू अच्छा मसाइल भी। हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक 3 बजे तक। चौधरी जाहिद महमूद हमियाल एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैमिली लॉज के हवाले से आपसे बात हो रही है। तो हमारे कोऑर्डिनेटर से मैं पूछना चाहूंगा कि जनाब हम फेसबुक पे ऑन एयर हैं इस वक्त। तो जनाब हमें पता चला कि फेसबुक के ऊपर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिर्जा खुरम सदानवर एडवोकेट मेरे पेज पे आइएगा तो आप हमें लाइव भी हमारे साथ हमारी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। या कोई सवाल पूछना चाहें तो आप लाइव कमेंट करके भी हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि वो उसका जवाब आपको प्रॉपर दिया जाए। इसके अलावा अगर आप राब्ता करना चाहते हैं या चौधरी जाहिद महमूद हमियाल एडवोकेट साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो राब्ते का नंबर आपको मैं बताई दे रहा हूँ 620095 हमारे राब्ते का नंबर 0544 एरिया कोड के साथ। हमारे ऐसे तमाम दोस्तों के लिए जो अपने सेल फोन से हम हमारे राब्ता करना चाहते हैं या जेलम से बाहर से हमसे राब्ता करना चाहते हैं उनके लिए। इसके अलावा अगर आप हमें टेक्स्ट मैसेज पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अभी अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए 95 टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम जगह का नाम टाइप करने के बाद आज का क्वेश्चन टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए 4471 पर। तो सर हम सीधे आते हैं फैमिली लॉज के हवाले से। तो सबसे पहली बात ये कि सर हमें जो फैमिली लॉ के हवाले से किसी ने कोर्ट में रुजू करना है तो वो कौन से मसाइल हैं कि जिनमें कोई भी कपल मेल या फीमेल मियाँ बीवी में से वो किन इश्यूज के ऊपर कोर्ट से दाद रसी हासिल कर सकता है। देखिए इसके मुख्तलिफ मसाइल हैं, इश्यूज हैं। अगर एक बीवी जो है उसका खामन जो है वो बच्चों को खर्चा नहीं दे रहा जी सर। तो आप मेंटेनेंस अपने बच्चों का अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा खुद भी बीवी जो है वो अपना जी मेंटेनेंस सर। के लिए अदालत फैमिली कोर्ट से रिव्यू कर सकती है। बच्चों की जी अगर सर। उसका अपना कोई अगर वो सेपरेशन चाहती है तो तनसीह में आ सकती है बीवी। सही। इसी तरह अगर जो शोहर है वो बीवी को आबाद करना चाहता है, बीवी जानबूझकर आबाद नहीं हो, तो कंजुगल राइट्स का हमारा एक दवा होता है वो सही। आप फैमिली कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं। अगर वो जानबूझकर आबाद नहीं होती तो फैमिली कोर्ट जो फैमिली जज है वो ऑर्डर कर सकता है कि वो उसके साथ आबाद हो। सही सही। इसी तरह अगर बीवी उससे सेपरेशन चाहती है तो तनसीह निकाह की डिग्री, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, राइट सर। वो उसका हक है। बच्चों का मेंटेनेंस के हवाले से है, वो बच्चों का खर्चा जो है वो अपने शोर से तलब कर सकती है, अपना भी खर्चा तलब कर सकती है।
अगर वो फर्माबरदार ओबीडियंट वाइफ है तो वो ज़रूर उसको खर्चा मिलेगा। अगर वो अपने आप को इस तरह साबित नहीं कर सकती डिसोबीडियंट, तो वो खर्चे की हकदार नहीं है। तो बच्चों का खर्चा देना एक फादर का, वालिद का जो सही है वो कानूनी तौर पर फ़र्ज़ बनता है, सही और बच्चों का ये हक है। तो फैमिली कोर्ट्स को जो सेक्शन 9 है हमारी फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत, वो अप्लाई करे, सही हो तो गया। वो ले सकती सर है। ये एक आम आवाम के अंदर जो एक तासुर पाया जाता है कि जो फैमिली लॉज हैं ये ज़्यादातर सहूलत फ्राहम करते हैं ख़वातीन को मर्दों की निस्बत, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है सर? ये वैसे बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। मैं अभी, मेरा एक क्लाइंट हुआ था तो मैं उसको यही कहा है कि तुम यार कंप्रोमाइज़ कर लो, हम्म। कि जितने भी जो लॉज हैं वो ज़्यादातर फेवरिंग कर रहे हैं ख़वातीन फीमेल को। खवातीन को। खवातीन देखें, अगर सेपरेशन जाती है तो वेरी फर्स्ट डे, यानी जब वो दावा अपना तनसीर का दायर करेगी, तो जवाब दावा आने के बाद पहली रिकन्सिलिएशन जो होती है हमारी प्रोसीडिंग, उस पर पहली डेट पर ही उसे, अगर वो आबाद नहीं, वो कहती है कि मैं सेपरेशन चाहती हूँ, तो वो हो जाएगी। सही। इसी तरह बच्चों का सीख करती है वो मेंटेनेंस, तो हम्म। वो हर सूरत में से मिलेगा। रिकन्सिलिएशन फेल होने के बाद टेंटिव जो इंटरम मेंटेनेंस है वो शुरू हो जाएगा, जो सही भी उसको रेमेडी मिल गई। सही और तीसरे जो है, अगर डोरी आर्टिकल्स हैं उसके, तो 100% उसे मिलेंगे, खाए उसके वालदैन उसे दिए नहीं। सही हमारी जो सही कस्टम है, जो लोकल हमारी कस्टम है या पंजाब की है जो रस्म है हमारी, कि बहू बेटी को हमेशा जहेज दिया जाता है, तो उसके तहत वो फायदा उठाती है। बाज सही लेडीज ऐसे भी हैं, मैंने कई केस पे ऐसे भी किए हैं कि अगर उन्हें सामान जहेज भी नहीं दिया, फिर भी फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर किया और सही उसे सामान जहेज किया। इसी तरह डॉर का है, प्रेम्प्ट, और दूसरा डेफर जो है, जो हमारा सही। मौके पर दिया जाता है, उसे हम प्रॉम्प्ट डॉर कहते हैं, जी जी। मार्क मैर जिसे कहते हैं। और इसी तरह डेफर है जो बाद में दिया जाता है, वो भी 100% से मिलता है। थोड़ा सा सही है, पहले ये होता था कि जब तनसीख निकाह, जब अब लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आई है, उसमें ये था कि पहले तनसीख निकाह अगर और सीख करती है तो वो सारा ही जो प्रॉम्प्ट जो जी जी। अमाउंट वो उसे वापस करना पड़ता था। सही। अब 25% वो ठीक रिटर्न करती है। ठीक हो गया इसी तरह ठीक। जो डेफर जो था वो से वो अगर तनसीर का में, तो तमाम जो बेनिफिट थे वो उसे छोड़ना पड़ते थे सही वो। सही। लेकिन अब नहीं है, अब डेफर में भी उसे 50% से ज्यादा मिल जाता है। ठीक हो गया तो ये सारी ठीक हो गया। फेवरिंग ज़ाहिर है, तो मर्द के पास तो एक, या शौहर के पास तो एक ही बेचारे के पास रहती है रेमेडी, वो है कंजुगल राइट्स का दावा। ठीक वो ठीक। कंजुगल राइट्स का कहता है कि मैं ये बीवी अगर डिसोबीडियंट उसे वाफ साबित कर हम्म। जाता है, तो वो ज्यादा ये है कि उसके खर्चे मेंटेनेंस से बच जाएगा भी। सही अदरवाइज तो कोई सही। रेमेडी नहीं है। ठीक फिर हो बच्चों गया। की गार्डियनशिप के वजह से जाएं, वो भी तो आगे उसके फेवर करती तो है सर बीवी। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो इस्लाम कुरान और हदीस हम्म, की अगेंस्ट हो, तो आप क्या समझते हैं कि ये इंसाफ की एक तो ये जो इनेक्टेड लॉ है ये इंसाफ के तकाजे पूरे करता है, या इस जैसा कि अभी आपने अपने गुफ्तगू के दौरान फरमाया कि बाज़ औक़ात कहीं पे समान जहेज नहीं भी दिया जाता तो वो अगर क्लेम करें तो फिर भी कोर्ट उसको वो दिलवा देती है, तो ये सब इनजस्टिस ये फिर ये कि किस तरह से। बदकिस्मती यही है कि जो हमारी जो लॉज बन रहे हैं ना, वो उसमें बैलेंस नहीं है। ये सही मानना पड़ेगा कि बैलेंस नहीं है। मर्द का इस वाले में बेचारा बहुत ही उसको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शरीयत, हमारी शरीयत के मुताबिक भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान सुन्नत तो हमारी कहती है कि ये करें, लेकिन कानून उसके सही बरक्स है। अब सही देखें, जो है कि एक औरत अगर डाइवोर्स होती है, तो लाजमी है कि शरीयत के मुताबिक उसे सही लाजमी हलाला वगैरह का जो प्रोसीडिंग होती है वो अडॉप्ट करनी सही पड़ती है। सही। लेकिन जो हमारे जो तलाक की सेक्शन जो है वह 8 है, 8 के मुताबिक, जी जी। 7 सॉरी, जो ऑर्डिनेंस है 1961, उसके मुताबिक ये है कि अगर औरत जो सेक्शन आई थिंक 7 ही है, जी तो सर। उसकी उसमें यह है कि अगर औरत एक बार तलाक होती है, वो फिर रीमैरिंग उसकी हो सकती है, ठीक शादी हो ठीक सकती है। ठीक फिर वही मर्द अगर तलाक देता है तो फिर उसी के साथ वो लाने की सही कोई जरूरत नहीं, ठीक। तीसरी बार भी, हम्म। चौथी बार जाकर हला लेगा। तो ये बिल्कुल सही सही एडवर्स और खिलाफ है उसके शरीयत के सही। जो हम कर रहे हैं। सो मर्दों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन नहीं, इस हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या रेमडीज हैं, आगे चल के हम इस पे भी बात करेंगे और इस पे भी बात करेंगे। सर एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, कमर्शियल ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो मजीद आपसे फैमिली लॉज के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जाहिद धमियाल एडवोकेट साहब।
सो आज इनसे हम फैमिली लॉज के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। कमर्शियल ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, हमारे फेसबुक के जो लिसनर्स हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे। वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। साथ रहिएगा, साथ देते रहिएगा। मैं हूँ आपका मेजबान, मुझे कहते हैं खुर्रम मिर्जा एडवोकेट। कर नहीं सकता तू बाय टाटा, अरे कर नहीं सकता तो भाई टाटा, तुझको तो है घाटा ही घाटा। सम्राट जो होना चाहो चाचा, तो खाया करो सीधे मोटापा, तो ले आओ सीधे मोटापा, दूध का सीधे मोटापा। आप या आपका कोई अजीज खुदा न ख्वास्ता मोटापा जैसे मूसी मर्ज में मुब्तला है तो घबराए नहीं। इलाज और यकीनी शिफा के लिए दाऊद दवाखाना से राब्ता कीजिए। मतलब प्रोफेसर हकीम मलिक दाऊद, जेहलम, जावा चुंगी स्टॉप, मेन जीटी रोड, जेहलम। 054-461-3939, 0300 9585 444। Ajwa Bakers and Restaurant, taste of the good life. अच्छी सेहत के लिए फ्रेश जूसेस, मुबारकबादों के लिए मिठाइयाँ, बेकरी की पूरी फैमिली हम लोग के साथ। अजवा रेस्टोरेंट के खानों का भरपूर मजा, सब ही तो है खुशियाँ, जायका, सेलिब्रेशन, सब कुछ अजवा बेकर्स एंड रेस्टोरेंट के साथ। सो सर वापस आते हैं एक दफ़ा फिर। हमारे जो फेसबुक के सुनने वाले हैं उनके लिए सर हमारा जारी रहेगा। जो इस वक्त हमें रेडियो पे सुन रहे हैं उनसे हम कमर्शियल ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे फैमिली लॉज के हवाले से। चौधरी जाहिद महमूद दरमियाल एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अच्छा, ये हमारे जो अभी देख रहे हैं जो हमें फेसबुक के ऊपर, उनके लिए ज़रा बता दीजिएगा। वापस जब हम आएंगे तो मजीद बात करेंगे अपने सुनने वालों के लिए भी। हक महर के हवाले से फैमिली लॉज में लॉ हमें क्या कहता है कि किस तरह से ये अदा होगा, या किसने हक किस सूरत में कितना अदा होगा, ये इस पे जरा रोशनी डाल दीजिएगा। जो हक महर के मुतल्लिक है वो कोई इसमें लिमिट तो मुकर्रर नहीं है, लेकिन आजकल जो कम से कम जो एक शरी हक कहते हैं, जो जब निकाह पढ़ाया जाता है जी तो सर। एक शरी जो अमाउंट है वो तकरीबन 5000 दी जाती है। राइट एक सर। जो होती है दुल्हन उसको दी जाती है। तो उसके मतलब कोई लिमिट तो नहीं है, आप जितनी आपकी जो वर्थ है वो उसके मुताबिक आप अदा करते हैं, तो इसकी तो कोई लिमिट में नहीं आते। हाँ ये है कि जो जो डेफर होती है जी सर। डोर डोर डावर होता है, जो हाकमर होता है, उसके मतलब कोई लाख करता है, कोई 2 लाख करता है, कंडीशनल कर देता है जी। लेकिन वो बात की बात है, अंदर तलब होता है। लेकिन मौके पर जो 5000 जो एक आम जो ये हकमर सर की- वैसे इसकी कोई हद मुकर्रर की जा सकती है? हाँ तो मेरे ख्याल में ये कोई नहीं, बात को 10-10 लाख भी मुकर्रर है, 1-1 करोड़ भी हुआ है। जो आप देखते हैं बड़ी बड़ी जो शख्सियत है पाकिस्तान में उन्होंने बिल्कुल सर। 2-2 करोड़ भी रखा है, लेकिन इसमें तो अपनी अपनी चादर के मुताबिक ही करना सही होगा। सही। अच्छा सर, ये अभी अभी आपने एक बात कही थी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से ये फैमिली मैटर ज्यादा होते हैं। तो मैंने बहुत सारे ये ऐसे भी मामला देखे हैं कि जहाँ पे उनके फाइनेंशियल कंडीशन तो इस तरह की नहीं है, लेकिन वो जो हक में लिखवाते हैं वो बहुत ज्यादा लिखवा देते हैं। तो फिर उस सूरत में जब वो कोर्ट तक मामले उनके मामला नहीं ठीक तरह से चल पड़ते, तो वो कोर्ट में आते हैं। कोर्ट में आके उनको पता चलता है कि ये हमें तो जनाब इतने हाँ ये वैसे ये बड़ा ही, जब भी आप जो इस तरह की शरायत जो अगर अनरिटन जो आपकी की जाती है निकाह में, पर वो सोच समझ कर करनी चाहिए। जी सर। उस वक्त तक तो ये, उस वक्त तो रिश्ते अच्छे होते हैं, जब बंदे आपके रिलेशन अच्छे होते हैं तो आप Actually- मान जाते हैं। लेकिन बाद में ये वाकई प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और बेसिकली मेरे साथ जो ना सबसे ज्यादा जो इनकी आपस में जो रिलेशन खराब होते हैं जी सर। वो इस वजह से खराब होते हैं ज्यादा, जब ये कंडीशन उस वक्त तो लिख दी जाती हैं, लेकिन बाद में ज्यादातर जो कंडीशंस की वजह से जो निकाहनामे पर लिखे जाते हैं उसकी वजह से इनके हालात खराब होते हैं और नौबत जो है वो कोर्ट्स पर आती है। सही। तो बेहतर तो यही था कि पहले दिन से ही आप ये तय कर लें, शरायत होनी ही नहीं चाहिए। अगर हैं तो आप उसी वक्त ये अदा कर दें। अगर हकमर है, अगर डेफर में लिखा है आपने तो वो ना ही लिखना वो चाहिए। मौके वो पर सिर्फ अगर है तो मौके पर भी आप prompt अदा जो है, कर जो हकमर जो कहते हैं मौजूद जिसे कहते हैं, वो उसी वक्त अदा कर दें, तो ये ऐसी नुक्ते ना आए। ये कंडीशनल जब करके आप रिलेशंस वो पहले दिन से ही वो खराब कर देते हैं। अच्छा सर, एक यहाँ पे एक जहन में एक और सवाल आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो निकाह नामा है जो कोर्ट कंसीडर करती है। अगर निकाह नामे पे
डॉवर के हवाले से नहीं लिखा हुआ या इस तरह की कोई चीज नहीं लिखी हुई और खातून वो क्लेम करती हैं जाके, तो फिर उसकी क्या स्टेटस होगा सर? बिल्कुल, वो अगर अगर तो आपके लिखा हुआ है कोई तो फिर वो क्लेम कर सकती है, अदरवाइज मेरे ख्याल में वो नहीं। अगर बिल्कुल अगर मोजल भी जो होता है, मैंने पढ़ा था इसमें कि अगर मोजल भी जो प्रॉम्प्ट डॉवर है, जी जी। अगर वो उस पर भी नहीं लिखा गया जो जो नकानामे की शिक होती है हक महर के मतलब, तो वो कंसिडर किया जाएगा ये अदा हो चुका है, सही, अगर ना भी सही, लिखा हो। सही। तो इस वाले से मेरे ख्याल में अगर लिखा हो तो वो उसकी रेमेडी नहीं है। ठीक अगर है। नकानामे पर इस तरह का डेफर नहीं लिखा गया सही, या सही। दूसरा, तो रेमेडी कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा सर, अगर कोई शख्स इतनी इस्तात नहीं रखता कि वो मौके के ऊपर वो जब कोर्ट में मामला आ जाए तो वो अदा ना कर सके, तो फिर उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, अगर वो अदा नहीं करता, देखें अगर डिग्री हो जाती है तो फिर तो आपको पता है सेंटेंस है 1 साल की, वो उसे जेल जाना पड़ेगा। अगर सही, अगर सही। एग्जीक्यूशन में जाएगी बीबी, जो तो भी वो है बीवी जो है, वो हम्म, एग्जीक्यूशन में जाकर वो उससे एग्जीक्यूशन में अगर एग्जीक्यूशन कोर्ट में वो डिफॉल्टर है या अदा नहीं करता, तो फिर तो उसे जेल जाना पड़ेगा, 1 साल का अवाल खानी पड़ेगी अच्छा जाके। ये भी मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि कहेंगे जी साल जेल असी भुगत लांगे। अच्छा, तो वो ये जो फिनोमेना है बेसिकली इसका आप क्या समझते हैं कि वो क्या 1 साल अगर आप जेल काट लेते हैं तो उसके बाद क्या वो जो जितने भी रकम है या जो आपने अदा करनी है आपकी जिम्मे है वाजिबुल अदा चीजें, वो अगर आप तो फिर भी अदा करनी पड़ेगी? बहुत अच्छा सवाल मिर्जा साहब आपका ना। ये वाकई होता है कि बाज बंदे जो है ना 1 साल की जेल तो काट कर आ जाते हैं। उसके बाद वाकई जो लॉज हैं फैमिली के, जिस उसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि आप उसके बाद उसी आदमी को, उसी शोहर को दोबारा हथकड़ी लगा सके। सही, कोई प्रोविजन नहीं है सही। इसकी। सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी को निशानदेही करें, और प्रॉपर्टी अगर उसकी मिल जाती है तो उसको जो अटैच करके तो उसको रकम सही, दी जाएगी, सही, जो बीवी है या बच्चे हैं। तो उसके अलावा कोई उसके पास रेमेडी नहीं। हाँ, सही। ये है कि अगर कोई जॉब करता है दोबारा, उसकी कोई उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं कोई मिलती उसकी, तो फिर उसके बाद कहीं वो जॉब करता है तो आप वहाँ उसका जो कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट, उसकी निशानदेही करें एग्जीक्यूशन कोर्ट में कि जी वो वहाँ पर जॉब कर रहा है, उसकी इतनी तनख्वाह है, तो कोर्ट खुद जो है सो मोटर लेकर उसका रिकॉर्ड तलब कर उससे से काट कर दी जा सकती है। अदरवाइज कोई रेमेडी नहीं। अगर एक बार बंदा जेल काट है तो ठीक। वो उससे रकम लेना बड़ा मुश्किल है। सही, सही से। तो हमारे जो ऐसे तमाम दोस्त हैं, एक तो ये कि अगर आपने निकाह करते वक्त कोई ऐसी चीज लिख के दी हुई है जो आपके जिम्मे वाजिबुल अदा है, तो वो आपने अदा करनी है। बेसिकली ये कोई रेमेडी नहीं है या ये कोई ऐसा राह फरार नहीं है कि आप 1 साल जेल भुगत लेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे कि चलें जी क्या होगा देखा जाएगा। जो आपके जिम्मे बनती है वो आपको कम से कम अदा करनी पड़ेगी। हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वापस आते हैं। आवाज एफएम 95 के जेलम स्टूडियो से एक दफा फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान, मुझे कहते हैं खुर्रम मिर्जा एडवोकेट, और आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं चौधरी जाहिद महमूद धमियाल एडवोकेट साहब। चौधरी जाहिद महमूद धमियाल एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ हम आज जो स्पेशली गुफ्तगू करें वो फैमिली लॉज के हवाले से हैं। तो सर आप जैसा कि फरमा रहे थे हक महर के हवाले से, तो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को भी उसके बारे में आगाह कर दीजिएगा कि क्या क्या हक महर की जो लिखा जाता है वो अगर आपके मामलात ठीक नहीं चलते तो आप कोर्ट कचहरी में आ जाते हैं, तो फिर वो किस सूरत में वो? हाँ, वो पहले तो ये आपने पूछा था ना कि इसकी कितनी जो अमाउंट जो फिक्स है जी, कोई, जी। तो उसके बारे में कोई अमाउंट तो फिक्स नहीं है। अमाउंट आमतौर पर शरी जो कहते हैं, जो हाफिज साहबान या कारी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं, तो वो 5,000 रुपया अमूमी तौर पर लिया जाता है, जो जी, जी। प्रम्प्ट जो जिसे कहते हैं मोजल हक महर, उसकी शिक में लिया जाता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई पाबंदी नहीं है। आप डेफर में आकर डेफर जो होता है गैर मोजल, उसको उसमें आप लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से भी लिखवा सकते हैं। उसकी लिमिट, हाँ, लेने का जहाँ तक सवाल है, अगर तो वो निकाहनामे की शिक्के हैं जो जिसमें अगर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, वो तो मौके पर ही अदा कर दिया जाता है। जो डेफर है, जो लिखी गई है जी, जी। अमाउंट, वो आप ऑनरेबल कोर्ट में आ सकते हैं, फैमिली कोर्ट में आकर क्लेम कर सकते हैं, वो आपको मिल सकता है। तो वो भी जो है वो 50% जो है वो सही, जो सही, सही। जो उनकी बीवी है वो ले सकती है। ठीक हो गया सर। इसके अलावा आप ये बताइएगा कि जो इस सारे मामलात में जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं वो तो बच्चे होते हैं सर।
अगर ऐसी कोई फैमिली है जो कोर्ट पे आ गई है, जिनकी डाइवोर्स भी हो चुकी है, अब उनकी लिटिगेशन चल रही है अंडर फैमिली लॉज, फैमिली कोड के अंदर, तो जो बच्चे सफर कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉ सर? देखिए, जो वालिद होता है या फादर है, वो बच्चों को मेंटेन करना उसकी जो एप्लीकेशन उसमें आता है, वो उसको मेंटेन करना ही करना है उसने। तो लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा परेशानी का असबाब ये है कि अक्सर हम आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि जो वालिद है वो खर्चा नहीं देता। जब खर्चा नहीं देता तो बच्चों ने ज़रा सफ़र करना है, उनकी तालीमी खर्चात हैं और लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जब आपकी इस तरह की जब फैमिली इश्यूज बन जाते हैं या आप कोर्ट में आ जाते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। नो डाउट बच्चे भी होते हैं, बीवी भी होती है, उनके तालीमी खर्चात, दूसरे उनके ज़ाती खर्चात, उनकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा सर, ये तो जनरल बातें होगी कि ये हक महर के हवाले से या उसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं जिसमें हम सामान जहेज वगैरह की बात लेते हैं, बच्चों के हवाले से मैं बात अगर मजीद आगे करूं तो ये बताइएगा कि किस उम्र तक बच्चे जो हैं वो माँ के पास रह सकते हैं, हाँ। बाप के पास क्या राइट है, क्या वो बच्चे अपने पास रख सकता है और किन सूरतों में रख सकता है? जी जी, अच्छा सवाल है आपका। ये असल में ये है कि जो माइनर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो 7 साल तक जो लड़का है जी जी। वो तो अपनी माँ के पास रह सकता है। उसके पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कानून में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि वो बच्चों को कस्टडी ले सके। सही। बच्ची का बहुत ज़्यादा इसमें माँ को रिलीफ है कि वो तकरीबन माँ के पास ही रहती है, क्योंकि वो बीइंग ए लेडी, वो औरत होने के नाते उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है एक औरत की। सही तो सही। ज़्यादा माँ ज़ाहिर है उसको ज़्यादा उसकी केयर कर सकती है, उसकी जो ऐसी जो पर्सनल जो चीज़ें होती हैं उसको वो देख सकती है। सही। तो 7 साल तक तो आप बच्चे को वो जो लड़का है उसके हद तक तो आप बिल्कुल अच्छा ले नहीं सर, सकते। मुझे यहाँ पे एक और बात बताइएगा कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मैटर है कि जिसमें से खातून को घर से निकाल दिया जाता है, ठीक है, और बच्चे भी उससे छीन लिए जाते हैं, तो फिर उसके पास क्या हाँ। फैमिली लॉज ही उसको सपोर्ट करेंगे? हाँ, क्या वो नहीं। फैमिली लॉ में ही फैमिली कोर्ट्स में ही रुजू करेगी? नहीं, वो असल में ये है कि जब इस तरह की जो चीज़ होती है कि आप रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, आपका झगड़ा हो जाता है, तो आप बीवी को एक्सपेल करते हैं, घर से निकाल देते हैं ज़बरदस्ती, बच्चे छीन लेते हैं, तो उसके पास तो बड़ी अच्छी रेमेडी है, फिल फोर जो होती है। आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो जस्टिस ऑफ पीस होते हैं हमारे, 491 की पिटीशन आप लगाते सही हैं सही ज़ाब्ता सही। फौजदारी के तहत, तो वो फौरी तौर पर जो है डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, जो जस्टिस ऑफ पीस है हमारे, ठीक। वो फौरी तौर पर जो रिलेटिव जो थाना है एसएचओ को डायरेक्शन करते हैं कि आप विदिन उसी वक्त जिसकी कस्टडी में बच्चे हैं, सही। बच्चों को लेकर आ जाएं। तो वो उसी वक्त ही मेरे ख्याल में जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर बड़े बच्चे हैं तो फिर तो वो अपनी एक राय दे सकते हैं कि हम या अपनी रजामंदी से, अगर लेकिन छोटे बच्चे हैं तो फिल फॉर बच्चों के वाले कर दिया जाता है, माँ के वाले माँ कर के दिया हवाले जाता कर दिया है, जाता वो माँ से ले है। जाती है। उसके बाद वो जो है जस्टिस ऑफ पीस या डिस्ट्रिक्ट जज साहब वो ऑर्डर फरमा सकते हैं। आप जो गार्डियन कोर्ट है उसमें रिव्यू करें, अगर बच्चों का बेनिफिट या वेलफेयर देखा जाएगा, अगर तो वो वालदा के पास रहेगा, अच्छी ठीक परवरिश हासिल ठीक करते हैं तो वो वालदा के पास दे दी जाएंगे, अगर वालिद उनकी कर सकता है तो वो वालिद। अच्छा सर, ये जो आपने 491 का जिक्र किया है सीआरपीसी की, जी इसके तहत आपने ये बताया कि एक तो खातून जो है, माँ जो है, वो 491 की एप्लीकेशन फाइल करके सेशन कोर्ट में तो वो बच्चे ले सकती है वापस, लेकिन उनका जो फ्यूचर डिसाइड करना है कि आइंदा भी वो अपनी माँ के साथ रहेंगे या बाप के साथ, ये गार्डियन कोर्ट आपकी जी जी, डिसाइड गार्डियन वो करेगी। भी गार्डियन जो कोर्ट है वो उसमें जो वालिद है जिसके पास बच्चे नहीं है वो सीख करेगा। ठीक हो और गया। वो अगर साबित करता है कि बच्चे माँ के पास रहकर उसकी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी या उसका तालीम और तरबियत सही नहीं कर सकती, तो सही। फिर जो है वो गार्डियन जज जो वालिद के साथ हवाले भी कर सकती है ठीक। वो बच्चे। तो सर अगर उस सूरत में गार्डियन कोर्ट्स के क्या इख्तियारात है, वो क्या कौन कौन से आर्डर जो हैं वो पास कर हाँ, सकती हैं और किसके फेवर में? उसमें एक तो ये है, जो हमारा आजकल जो सिलसिला चल रहा है, जो वालिद हैं वो सीख करता है जी कि मैं बच्चों को गार्डियन करना चाहता हूँ, या बच्चे जो कस्टडी के वाले से ये कस्टडी मेरे जो हवाले कर दी जाए। तो जो गार्डियन वार्ड एक्ट है हमारा, उसके तहत जो है एक हमारी एप्लीकेशन होती है 12 के तहत, जिसमें तो 12 और 25 दो एप्लीकेशन होती हैं। जो 12 है वो इसके बारे में है कि बच्चों को प्रोड्यूस किया जाए ऑनरेबल कोर्ट में, और उसमें प्रोड्यूस करके वालिद को या
बीवी जो वालदा है उसके साथ उसको मिलाया जाए या मुलाकात की जाए। तो एक शेड्यूल आजकल जो सही, मुकर्रर कर दिया जाता सही, है सही। अदालतें। और बाकी जो होती है 25 के तहत होती है वो आपको मैटर ऑफ एविडेंस होता है। अगर ठीक। आप साबित कर देते हैं कि जी बच्चा जो है माँ के पास है या बाप के पास है, तो वो जो है वो उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं की जाती, वो बीमार रहता है, उसको अच्छी जो अकोमोडेशन नहीं दी जा रही, उसको तालीम नहीं दी जा रही, वो बीमार रहता है, उसकी ज़रूरियात। तो इस हवाले से अगर अदालत सेटिस्फाइड हो तो वो फिर उसकी गार्डियनशिप चेंज कर ठीक सकती है है। सर। अगर माँ जो है वो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इस तरह का नहीं है कि वो अपने बच्चों को फीड कर सके या उनकी बेहतर परवरिश कर सके, तो क्या कोर्ट ये बात कंसीडर करते हैं? ये बिल्कुल यही तो साबित करना है ना उसने। जो जो अगर एक वालिद आता है जी कि मुझे बच्चों की गार्डियनशिप दे दी जाए, ठीक हो गया। कस्टडी दे दी जाए, तो कस्टडी में यही होगा कि उसने साबित करना है कि ये इस काबिल नहीं है, सही, फाइनेंशियली इसकी सही। पावर्स नहीं है इतनी कि ये जो है बच्चों की निगहदाश्त कर सके, बच्चों को पाल सके, परवरिश कर सके। तो फिर ज़ाहिर है अदालत अगर देखती है कि ये इस काबिल नहीं है तो फिर उसकी कस्टडी हवाले कर दी जाएगी। ठीक हो गया। आवाज FM 95 के झेलम स्टूडियो से मैं हूं आपका मेजबान, मुझे कहते हैं खुर्रम मिर्जा एडवोकेट। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जाहिर महमूद धमियाल एडवोकेट साहब। आपसे गुफ्तगू हो रही है फैमिली लॉज के हवाले से। तो यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है हमारे सुनने वालों के लिए, और इस वक्त जो रेडियो पर हमारे साथ लाइव हमें सुन रहे हैं वो कमर्शियल ब्रेक पर उनके लिए हम जा रहे हैं। जो फेसबुक के हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। सो साथ रहिएगा, साथ देते रहिएगा। मैं हूं आपका मेजबान, मुझे कहते हैं खुर्रम मिर्जा एडवोकेट। आकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड, मीरपुर, आजाद कश्मीर। अच्छा सर, मजीद बात करते चलें इस हवाले से। सर ये मुझे ये बताइएगा कि ये कब डिसाइड होता है, ये मर्द में से या खातून में से, कि अब उसको कोर्ट में चले जाना चाहिए? बड़ा मुश्किल सवाल किया। ये तो देखें, जो जो एग्रीव कहते हैं, जो मुतासर होगा, जो कहता है जी कि मेरे ज्यादा हकूक हैं, हक बनते ये हैं। सवाल करने की मैं बुनियादी वजह भी आपको बाद में ये बताऊंगा। बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया मेरे कि कौन जरा जाए जी। ये तो देखें जो भी अफेक्ट होगा, नहीं, जो किस वक्त जाया जाए कोर्ट में? नहीं, ये आप क्लियर कर दें कि किस वक्त का मतलब है कि जब उनके हालात ऐसे नेज पर चल जाते हैं उस वक्त जाना चाहिए, या हाँ, ये आप बिल्कुल, आपका बिल्कुल सर। मकसद है? हाँ, वो देखे ना, अगर बीवी है, वो घर में दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं, ज्यादा जाती तो बीवी है, मर्द ने क्या सही, कहना है, मर्द सही। को रेमडी। अब एक मियाँ बीवी दोनों एक घर में रह रहे हैं, बच्चे हैं उनके। अगर उसका खामन जो कोई काम नहीं करता, उसको मेंटेनेंस नहीं करता, मेंटेन नहीं करता बच्चों को, बीवी को, तो ज़ाहिर है फिर वो जब पहले तो करती रहेगी कुछ जो भी करता है। अगर फिर मारता भी है, पीटता भी है, नशा करता है या और कोई काम करता है, ज़ाहिर है फिर वो कहेगी कि अब कोई ऐसा चारा नहीं है, या तो वो सेपरेशन उससे लेगी, घर तो उसकी ही है ना, ज़ाहिर है, बिल्कुल, या वो अपने वालिदैन के चली जाएगी। बिल्कुल। ज़्यादातर वैसे यही होता है कि जब आप उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं करते तो झगड़ा होता है घर में। झगड़ा जब होएगा तो वो ज़ाहिर है उनके आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़े के बाद वो उसको बाहर निकालेगा, तो बीवी बेचारी मजबूर होकर अपनी माँ के पास चली जाएगी, माँ के अच्छा, घर ये चली सवाल जाएगी। पूछने की सर जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मामलात खराब होना शुरू होते हैं तो दोनों में से कोई अपने लॉयर के साथ जब जाके बात करते हैं तो वो अब जो बुनियादी सवाल है वो कहते हैं कि जनाब ये हम तो रहना चाह रहे थे, वकील साहब ने हमारा काम खराब कर दिया। जी सर, वकीलों ने भी तो अपना काम चलाना है। हमने भी तो काम, लेकिन पॉजिटिव तो देखें, जो जिस वकील के पास जाएंगे जब कंसल्ट, तो वो जाहिर है उसको लाजमी यही कंसल्ट करेगा कि बीबी अब आप आए हैं तो ये करें, सही। ये आपकी मर्जी है। तो पॉजिटिव तो यही होना चाहिए हमारा कि हमें इसे सही कंसल्ट करना चाहिए उससे, सही, कि आप सही। ये आपके पास ये चीजें हैं, आपके पास ये रेमेडी है, कानून के मुताबिक आप ये कर सकती हैं। तो फिर अगर उसकी हालात वाकई, लेकिन वैसे एक है मेरे साहब के, लेकिन ये टोटल डिपेंड करता है या- आखिर में उनकी उनकी मर्जी के मर्जी। ऊपर ही। जी, मैं कहता हूँ कि जब भी कोई औरत बाहर निकलती है, मेरे ख्याल में वो मजबूर होकर निकलेगी। वो अगर कोर्ट से रिव्यू करती है तो मजबूर होकर करेगी। पता है कोर्ट्स में जाना बड़ा मुश्किल है। सही, सही, एक तो सही। हमारे वकीलों के खर्चे हैं, फीसें हैं, ये वो, और दूसरा काफी एक्सपेंसेस, और फिर वक्त जाया करना। फिर सही। एक हमारे एक जब औरत आ जाती है अदालत में या कचहरी में आती है, तो एक हमारे सोशली भी अच्छा नहीं समझा जाता, तो वो ज्यादातर अवॉइड करती हैं औरतें, लेकिन मजबूर होकर निकलती हैं। सही, सही। निकलना भी चाहिए मेरे ख्याल में, अगर आपके हकूक पूरे नहीं हो रहे तो आपको निकलना चाहिए। अच्छा सर, अगर कोई खामंद अपनी फैमिली को मेंटेन नहीं कर रहा या प्रॉपर तरीके से उनको मेंटेनेंस वगैरह
नहीं दे रहा, तो जब कोर्ट के अंदर क्या कोर्ट को ये फैमिली कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो खातून को उसके हामन से मेंटेनेंस लेके दे? ये तो बड़ी, मैं पहले कह रहा हूँ कि अगर उसे खर्चा नहीं मिलता तो अदालत तो देखें, अदालतें फैमिली कोर्ट्स या कोई भी अदालत है पावरफुल तो हैं। देखें ये अगर एक बंदा जो मेंटेनेंस ना देने की वजह से जेल में चला जाता है तो ये आप माने ना कि कानून में ताकत है। लोग कहते हैं नहीं कि वो नहीं, ये अदालतें ये, लेकिन अदालतों में पावरफुल हैं अदालतें। अगर 1 साल के सेंटेंस काटता है, प्रॉपर्टी आपकी अटैच करती हैं, तो ये अदालतों का आप पावर समझें कि वो हैं, इख्तियारात रखते हैं। तो इसी तरह क्यों नहीं, अगर एक देखिए एक लॉ है कि जो है वालिद इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन देयर चिल्ड्रंस, ठीक है, तो वो मेंटेन करेगा उन्हें, और नहीं करता तो ये लॉ है कि नहीं करता तो उसको अदालत सही है कि हाँ ये है कि खर्चा दिलाती है अदालतें, ठीक। लालच दिलाती है। उसके लिए ये जरूरी है कि ये सेपरेशन हो या विदाउट सेपरेशन हुए भी वो ये मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं? बच्चों के मेंटेनेंस से तो कोई है ही नहीं ना, कोई प्रोविजन नहीं है ऐसी कि आप जो है वो उससे खर्चे, आप वेरी फर्स्ट आप जब जाते हैं बच्चों को सीख करते हैं, अपना भी सीख करती है औरत जो है बीवी है, तो वो अदालतें इंटरम जो खर्चा है वो उसका मुकर्रर कर देती हैं, इंटरम खर्चा जो मेंटेनेंस है। तो बीवी का जो खर्चा वो मैटर ऑफ एविडेंस पर आ जाता है, वो साबित होती है, क्योंकि जब आता है तो वो कहता है मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, या कंप्यूटर राइट्स का साथ दावा आ जाता है उसका, जो उसे हम बाजू दावा कहते हैं। तो वो अगर साथ आ जाता है तो फिर तो अदालत उसका जो है पेंडिंग कर देती है खर्चा बीवी का, कि ये साबित करेगी बाद में कि ये अगर ओबीडियंट है बीवी है तो ये ले लेगी खर्चा। अगर वो डिसोबीडियंट नहीं लेगी तो बच्चों के तो कोई है ही नहीं प्रोविजन, उससे तो इंटरम खर्चा शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद जब फैसला होगा तो फिर बाद में उसका ठीक हो गया। ठीक हो सर, जहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पे भी कि मर्द की क्या जिम्मेदारी है कि वो खर्चा देने का पाबंद है अपनी फैमिली को, यहाँ पर एक और बात जो बुनियादी बात है, हमारे जो सुनने वाले हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो क्या क्या हैं, कि जिनकी बेसिक वायलेशन हो तो फिर ये मामला इस नौबत तक आते हैं। उसमें से मर्द की क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं टू अपनी फैमिली, और एक खातून की क्या जिम्मेदारियां हैं अपनी हमन की? बड़ा इंफॉर्मेटिव ये सवाल आपका सबके लिए। वो यही है कि पहली तो बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि एक मर्द जो है उसका ये एक उसकी एप्लीकेशंस में शामिल है कि ही विल मेंटेन देयर वाइफ एंड चिल्ड्रंस। ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसको खर्चा देना पड़ेगा, हर सूरत में खर्चा देना पड़ेगा। दूसरी जानब बच्चे तो छोटे होते हैं, बच्चों को तो नहीं पता कि क्या, लेकिन एक बीवी का भी फर्ज है, उसकी ऑब्लिगेशन में शामिल होता है कि वो एक ओबीडियंट वाइफ साबित हो, वो अपने खामन का एहतराम करे, उसके साथ रहे, उसकी जो घर में जो सारा सिलसिला है उसको चलाए। तो ये उसकी ऑब्लिगेशंस में शामिल है। अगर तो मर्द जो है या खामन जो है वो अगर खर्चा नहीं देता तो फिर जाहिर है उसे बाहर आना पड़ेगा, कोर्ट से रजू करना है कि बच्चों को नहीं देता। तो इसी तरह अगर बीवी जो है वो अगर आबाद नहीं होती, उसके जो ऑब्लिगेशंस या जो अज़वाजी जो हकूक अदा नहीं करती, तो एक मर्द जो है उसको भी रेमेडी है कि वो बस दावा करे, वो अगर बिला वजह गैर आबाद होकर ठीक हो गया चली जाती है। तो सर ये जो बेसिक जो है बात ये कि हामद की जिम्मेदारियों में है कि वो अपनी फैमिली को मेंटेन करे, और औरत की जिम्मेदारी है कि वो जो घरेलू मामलात हैं उसके सारे वो देखे। सर ऐसी सूरत में कि जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं और दोनों जॉब पे होते हैं, तो फिर उस सूरत में ये कंडीशन किस तरह से होगी? क्या फिर ये दोनों बराबर के जिम्मेदार होंगे उसमें? नहीं, वो यहाँ पर भी अगर बेशक बीवी भी जॉब करती है, लेकिन जो लॉ यही है कि जो बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खामन की है कि वो ही मेंटेन करेगा बीवी को। हो गया। ये नहीं है कि वो अगर जॉब करती है तो वो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ठीक हो गया। बेशक वो वर्किंग लेडी है, अपनी अर्निंग खुद करती है, उसके बाद भी ये जिम्मेदारी खामन की है। बिल्कुल, ये अगर वो जॉब करती भी है तब भी वो इस बात की वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को मेंटेन करे। मेंटेन तो खैर वालिद नहीं करना है, खामद नहीं करना है। सही। तो अगर ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, अगर दोनों जॉब कर रहे हैं, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये तो मामला के लिए वो तो बड़ी अच्छी लाइफ है ना। ठीक हो गया। दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर ये हमारी अदालतें भी खत्म हो जाएं। बिल्कुल जी, क्या ख्याल है, और हमारा भी काम खत्म हो जाए। वापस आते हैं जनाब अपने
एक दफा फिर खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम सुनने वालों, तमाम चाहने वालों की खिदमत में। खुर्रम मिर्जा एडवोकेट के साथ प्रोग्राम आप समाअत फरमा रहे हैं हम और हमारा कानून। मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जाहिद महमूद धमियाल एडवोकेट साहब। हम इनसे बात कर रहे थे फैमिली लॉज के हवाले से। तो सर, अभी जब ब्रेक के दौरान हम गुफ्तगू कर रहे थे और हमारे देखने वाले भी वो गुफ्तगू से मुस्तफीद हो रहे थे। सुनने वालों के लिए जो इस वक्त हमें आवाज़ FM 95 पर सुन रहे हैं, उनके लिए भी बताते चलें कि सर बेसिक क्या राइट एंड ड्यूटीज का जो ये तकरार है वो किस हद तक है, और क्या क्या जिम्मेदारियां मर्द की हैं एक खातून के लिए, और खातून की क्या जिम्मेदारियां अपने खामन के लिए, ये थोड़ा सा। वो मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि देखिए दोनों मियाँ बीवी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जी जी। ये एक जो खावंद है उसकी जो बेसिक जो जिम्मेदारी यही है कि ही विल मेंटेन द वाइफ एंड चिल्ड्रंस, दोनों सही, को वो सही। उसको खर्चा देना वो उसका जो है वो प्राइज में शामिल है, जो इसकी ओब्लिगेशंस। ठीक हो और गया। इसी तरह जो बीवी है उसका भी फर्ज है कि वो एक अच्छी ओबीडियंट वाइफ और माँ साबित हो। ये भी माँ भी साबित हो, वो बच्चों को अच्छी परवरिश करे, उनकी निगहदाश्त करे, उनको अच्छी तालीम तरबियत का ख्याल रखे, और बीवी भी ओबीडियंट रहे, अपने खावंद का एहतराम करे, घरेलू ज़रूरियात को पूरी करे। तो सही। ये उसकी जो है एप्लीकेशंस में शामिल है। अगर इनमें बैलेंस नहीं रहता तो फिर जो एक्टिव है या जो भी मुतासर होगी वो आ सकती है बाहर। सही, मर्द सही, जो सही। है वो अगर बीवी आबाद नहीं होती तो वो आज बाजुदावे में आ ठीक जाता है। है, गंज को डांट्स में कौन। तो इसी तरह बीवी जो है खर्चे की बात है। अच्छा सर, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में आपने बताया कि कौन कौन से मसाइल हों, कौन कौन से पॉइंट हों, तो कपल में से कोई एक फरीक जो है वो अदालत से रुजू कर सकता है और किस सूरत में कर सकता है। फिर आपने ये भी हमारे सुनने और देखने वालों को ये भी काफ़ी डिटेल से बताया कि क्या क्या रेमडीज हैं जो अवेल कर सकते हैं आप फैमिली कोर्ट से। जिस वक्त सर ये केस ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल सेपरेशन हो जाती है, सारे मामला जो होते हैं वो वाइंड अप हो जाते हैं, तो उसके बाद जो कपल्स जो नेक्स्ट उनके फ्यूचर के लिए है, वो नेक्स्ट शादी करना चाहते हैं, तो वो कौन सी कानूनी ऐसे पहलू हैं कि जिनको मद्देनजर रखते हैं तो वो इनसे बच सकते हैं, क्या क्या चीजें से जरूरी है। हाँ, ये भी मैं बताता चलूँ कि एक तो ये है कि अगर जो बीवी है जी, जी, वो कोर्ट से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन तंसीर निकाह की डिग्री हासिल करती है, जी सर। तो वो ही तंसीर निकाह क्या तक मैं आता हूँ कि Right, अगर sir. सेपरेशन होती है उसकी, तो वो डिग्री लेकर फैमिली कोर्ट से जो उसकी रिलेटेड है जो यूनियन काउंसिल, जी जी। उसमें वो जो डिसीजन ऑफ कोर्ट है जो तंसीर निकाह की डिग्री है वो वहाँ पर जाएगी, और साथ ही एक अपनी एप्लीकेशन लिखेगी कि जी इस तरह मेरी डिवोर्स हो गई है या मैंने तंसीर निकाह की डिग्री हासिल कर ली है, तो मेरी जो है तलाक जो है या तंसीर निकाह की डिग्री उसको मौसर किया जाए मेरी Right, कोर्ट से sir. सर्टिफिकेट। तो वहाँ पर जो प्रोसीडिंग है, एक जो सालसी काउंसिल होती है हमारे यूनियन काउंसिल में, उसके हवाले से वो चेयरमैन साहब हैं जो वो उसको विद इन जब वो उनको वसूल होगा जो डिग्री वसूल होती है विद इन 30 डेज, वो जी, एक जी। कमेटी जो है सालसी कमेटी जो होती है वो राइट सर। काउंसिल जो उसको वो उसकी कंस्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद उनका आफ्टर 90 डेज उनकी तलाक जो अफेक्ट हो जाएगी, तो वो फिर दूसरी शादी अगर चाहे तो कर सकती है। इसी तरह मोसेस- मर्द का भी मोसेस मोसेस सर्टिफिकेट लेने के बाद वो 90 डेज के बाद उसको मिल जाएगा, ठीक हो गया। और वो उसकी लिमिट शुरू होगी उस वक्त जब वो नोटिस उसका जाएगा उसकी खामन की तरफ, सही, तो वहां से उसकी सही। लिमिट शुरू हो जाएगी आफ्टर 90 डेज। तो ठीक। उसकी अच्छा सर, ये तो होगी कानूनी पहलू के। कानूनी ये है क्या शरह में भी हमारा जो इस्लामी तरीकाकार है उसमें भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा या जैसे इद्दत की जो मुद्दत होती है वो वो शरीयत पूरी में भी करनी है, जरूरी है। और शरीयत में जो 120 डेज का है जिक्र है कि वो उसे पूरी करनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर 90 डेज है। सही, तो सही। ये 90 डेज में तो उसको लाजमी जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद शी कैन रीमैरी। ठीक। अच्छा सर, ये तो बात होगी कि जब आपके मामला बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, आप नेक्स्ट अपना घर आबाद करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चीजें जरूरी हैं, आपको ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना लाजमी है, उसके बगैर आप नहीं सेकंड मैरिज में जा सकते। अगर आपकी शादी जो है वो इंटैक्ट है, तो कपल में से जाहिर बात है मर्द दूसरी शादी करना चाहता है, तो उसके लिए क्या लवाजमात होंगे, कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा सर। अगर दूसरी शादी करना चाहता जी, है तो उसके लिए ये है कि अगर एक खामद जो है वो उसकी बीवी आबाद नहीं हो रही, या वैसे वो एक माजरत बीवी आपकी जिस- कदा कलामी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत खुश हो रहे होंगे इस बात से। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर नहीं, ये भी ये बड़ा प्रोसीजर है, वो उसको अडॉप्ट करेंगे तो सही, ठीक है। सही, सही। पहली बात है अगर एक जो मर्द है उसने एक औरत को डिवोर्स कर दिया, वो तो उसमें तो कोई नहीं, वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन एक औरत की मौजूदगी में उसकी पहली वाइफ है
उसका दिल कर रहा है कि दूसरी हाँ। शादी भी करे, तो उसके लिए उसे इतना जल्दी ये जो लड्डू नहीं मिल सकता खाने सही के सही लिए, सही उसको ये बड़ी मेहनत करनी पड़े। पहली तो बात ये है कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है पहली बीवी की मौजूदगी में, तो उसे सबसे पहले तो एक जो यूनियन कौंसिल है उसके रिलेटेड वहाँ पर एक दरख्वास्त मूव करनी पड़ेगी कि मुझे इजाज़त दी जाए परमिशन की सही कि मैं दूसरी सही शादी कर सकूं। सही अगर वहाँ पर फिर जो अगर वो दरख्वास्त मूव करता है या एप्लीकेशन मूव करता है, तो वो फिर उसकी बीवी की तरफ नोटिस जाएगा, वो वहाँ पर हाजिर, अगर तो वो रजामंदी से कह देती है कि ठीक है जी मैं इसे परमिशन देता हूँ, फिर तो वेल एंड गुड कि वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन अगर उसे इजाज़त नहीं मिलती, इजाज़त नहीं सही मिलती, तो फिर मेरिट पर फैसला आएगा जो चेयरमैन साहब करेंगे। सही अगर उसमें भी नहीं आता, फिर इस फैसले के खिलाफ या उसे इजाज़त नहीं मिलती, तो वो इसके बावजूद भी दूसरी शादी कर लेता है, तो फिर वो उसके जो है वो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अगर बीवी फिर सीख कर सकती है, पोलीगैमी हमारा एक लॉ है जो सेक्शन 6 है, जो ऑर्डिनेंस है जो 1961 ऑर्डिनेंस सही की सही 6 सेक्शन है, मुस्लिम जो लॉज फैमिली लॉज जी जी ऑर्डिनेंस 1961, उसके सेक्शन 6 के तहत पोलीगैमी जो पोलीगैमी जिसे आप कह रहे राइट सर हैं, उसके तहत वो उसको इस्तिगासा मूव कर सकती है ऑनरेबल कोर्ट। जो वो इस्तिगासा जो होगा वो रिलेटेड जो आपका मजिस्ट्रेट है थाना, जो जिस थाने से आप सही करती हैं, सही उसके पास उसके तहत वो पोलीगैमी 6 सेक्शन 6 के तहत वो इस्तिगासा दायर करेगी। ठीक तो उसकी फिर अगर साबित हो जाता है कि इसने बगैर इजाज़त के, मेरी इजाज़त के शादी की है या परमिशन जो यूनियन काउंसिल से लिए बगैर शादी की है, तो फिर उसको सजा हो सकती है। वो सजा भी मैं आपको बता दूं, सही वो सजा पहले जो थी वो तो सजा सिंपली एक साल की सजा थी और ठीक जुर्माना था 500 तक, सही सही 5000 तक। और अब वो अमेंडमेंट आकर उसमें 1 साल की सेंटेंस तो बरकरार रही है और 5 लाख तक वो ठीक हो गया जुर्माना किया गया। ठीक 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 तो हो पूरा गया मर्द के लिए फिर भी सो जो बात परेशानी हर तरफ जो है ना वो उसी की तरफ 40,000। देखिए शरीयत में देखें 4 शादियों की इजाजत है। बिल्कुल सर यहाँ पर मैं मर्दों के लिए मैं बिल्कुल इसी अपने तरफ भाइयों आने के वाला लिए था अपने भाइयों के लिए उनको बात करें ना, वो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि हमें देखें जी इस्लाम ने इजाजत दी है 4 शादियों हाँ, की, हाँ। ठीक है। मेरे घर वाले सुन रहे होंगे वो भी उनको भी होगा कि ये देखें जी कौन 4 शादियां तो हमारी इजाजत है जनाब, एक मर्द को इजाजत है, तो शरीयत के तरफ से इजाजत देनी चाहिए, ठीक, 4 ठीक, में कर सकता है वो। तो लेकिन नहीं हमारे जो कहते हैं हमारे जो एक जो वाइफ होती है वो कहते हैं जी नहीं जी हाँ, हाँ। ये हमारा ही हक हो गया है सही, और हमें सही, ही सही। इसे रहना। लेकिन चले चले ये तो कानून की बात है, तो हम भाभी से अगर वो हमारा प्रोग्राम सुन रही है तो हम ये बताते चलें कि ये लॉ की बात हो रही है, ये ख्वाहिशात का शादी का नहीं हमें जरूरत ही नहीं होती। सही सही हो गया सर, ठीक हो गया। तो सर बेसिकली ये प्रोसीजर है। मैं जो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये करना चाह रहा था कि जो हमारी शरह में बताया जाता है कि आप एक वक्त में 4 शादियां कर सकते हैं, तो सर वो उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर आप 4 शादियां करना चाह रहे हैं तो क्या चीजें जरूरी हैं कि जिसके बाद आप 4 शादियां ये कर सकते नहीं, हैं? कानून में तो देखे ना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि कानून में तो ये है कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं इन एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वाइफ, तो वो आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म ठीक वो हो तैयार गया, करना ठीक पड़ेगा। हो गया। आपको इजाजत लेनी पड़ेगी उस वाइफ से, पहली बीवी से सही, इजाजत लेनी सही। पड़ेगी, या ये नहीं होता तो आप यूनियन काउंसिल में जाएंगे। तो अगर वो परमिशन आपको मिलती रहती है तो फिर आप ठीक हो गया। लीगली आप कर सकते हैं शादी। लेकिन अगर सो जो हमारी इस्लामिक जो तालीमात हैं उसमें भी ये सर काफी कैटेगोरिकली बताया गया है कि अगर आप जिम्मेदारियां उनकी यकसां पूरी कर सकते हैं तो आप एक वक्त में 4 शादियां रख लेकिन सकते हैं। वो देखे ना, वो शरीयत में तो ये है, लेकिन हर्डल्स तो कानून आ जाता है ना बिल्कुल, रास्ते में बिल्कुल। कि इस तरह तो वाकई बहुत सारे कर सकते हैं शादियां, हम्म। मतलब कि इतनी फाइनेंशियल पावर होती है कि बंदा कर सकता है। सही लेकिन ये जो लॉ आ गया कि इसमें ज्यादातर आपको मुश्किलात होती हैं, ठीक हो गया। लॉज में परमिशन नहीं होती है आपको। तो मेरे ख्याल बेसिकली इसी चीज को रोकने के लिए कि आप एक ही आपकी वाइफ उससे को सही मेंटेन रखें, तो सही सही ठीक है। सही ये शरीयत में तो कह दिया मर्द को बड़ी इजाजत दी, लेकिन कानून ने नहीं दी। ठीक हो गया। ये बात किस्मती ठीक है। ठीक हो गया। शुक्र। सो एक और बात जहन में आ रही है कि वो अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि शादी के लड्डू ऐसे होते हैं, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता ये है। बात है। आप क्या लेकिन, समझते हैं, बेहतर यही है कि खा के पछता लिया जाए? नहीं, मेरे ख्याल में जो अच्छे अगर आप घर में अच्छा माहौल रखते हैं, अगर आपका कपल ठीक है, आपकी बीवी आप अपने ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, बच्चों को मेंटेन कर रहे हैं, इस तरह बीवी का मेरे ख्याल फर्ज बनता है कि वो भी अपने खावन का एहतराम करे, उसकी ज़रूरियात अगर पूरी कर रहा है, उसके बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर रहा है, तो
तो मेरे ख्याल में ये लड्डू जो है फिर पछताना नहीं चाहिए। अगर इस तरह का हो जाए, ठीक हो गया। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हो, तो मेरे ख्याल सही में हो कोई गया। मसाइल पैदा नहीं होते। अच्छा सर, वापस आते हैं फैमिली कोर्ट्स की तरफ। तो अगर जब फैमिली कोर्ट जो है वो अपना एक फाइनल वर्डिक्ट दे देती है, एक फाइनल डिसीजन आ जाता है, तो दोनों पार्टियों में से अगर कोई मुतमईन नहीं है उस फैसले से, या वो समझता है कि उसकी हक तलफी की गई है, तो उसके पास फिर क्या रेमेडी है? अगर देखें फैमिली कोर्ट में आप अगर एक दवा करते हैं, तो उसके अलावा आपको जो पार्टी भी कहती है कि मुझे मेरे खिलाफ ये डिसीजन नहीं है, ये मेरी फेवर नहीं कर रहा, तो उसमें रेमेडी मौजूद है बाकायदा। सेक्शन 14 के तहत आप जो है वो बेस्ट पाकिस्तान फैमिली सही। 1964, उसके तहत आप अपील दायर कर सकते हैं। ठीक हो गया। 14 के तहत वहाँ पर आप ये अपील सर किस फोरम पे होगी? डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है हमारे राइट सर, जेल जो भी हैं उस जिले के जेलम में है, तो आप जेलम के पास दायर करेंगे, तो वो आप विद इन 30 डेज, जो जब आपका फैसला हो जाता है, विद इन 30 डेज आप वो अपील कर सकते हैं। सही, लेकिन सही। यहाँ पर थोड़ा सा और नॉलेज में इनको देता जाऊँ कि एक तो तनसीह शका के खिलाफ आप डिग्री अगर होती है, तो उसके अलावा आप अपील रेमेडी नहीं राइट कर सर, सकते। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपका खर्चा बच्चों का 5,000 रुपया से कम मुकर्रर हुआ है या 5 तक हुआ है, ठीक हो तो गया। उसके खिलाफ ही आप उसके खिलाफ भी अपील दायर कर नहीं कर सकते। सकते। इस सही। तरह समान जेज है जो वो 1 लाख तक है, 1 लाख से कम है तो 1 लाख तक है, तो उसके खिलाफ भी आप अपील दायर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इंटरम जो आपका अर्जी खर्चा मुकर्रर होता है, उसके खिलाफ भी आप अपील दायर, तो ये एक कंडीशंस हैं जो ठीक। आपको अपील का राइट नहीं देते। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। और अगर सर इस फोरम पर भी कोई फील कर रहा है कि नहीं मेरी अभी भी दाद रसी नहीं हुई, तो क्या हाई कोर्ट में भी हाई वो कोर्ट रुजू में कर कर सकता है, उसमें रिट में जा सकते हैं ठीक। आप। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में जब आपका इतना आपको ब्लॉक कर दिया जाता है पीछे से ही, थोड़ी सी रेमेडीज आपकी रह जाती हैं ऊपर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऊपर आप मजीद जाते हैं, तो वहां पर आपकी बिल्कुल राइट खत्म हो सही, जाती है। रिट में सही, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन बड़े कम चांसेस मेरे ख्याल होते हैं जब आपकी 2 कोर्ट्स आपका डिसीजन कर दें, तो ऊपर रिट में जाकर आपको रेमेडी की कोई तवक्को नहीं। तो इसलिए मैं इनको मशवरा यही दूंगा ठीक। अपने भाइयों को जो एज ए मेल में उनको मशवरा देता हूँ, या एज ए खामंद हैं जो जो हमारे शोर हैं भाई हैं, वो ये कि एक अपने जिस हद तक हो सके अपने बच्चों को मेंटेन करें अच्छे तरीके से। उसके अलावा जो है बीवी को खर्चा दें, क्रूटी जो एलिमेंट्स है उसको अवॉइड करें, तो अच्छे रिलेशंस कायम रखें, तो ये नौबत ही ना आए। क्योंकि सच्ची बात तो यही है कि बीइंग ए लॉयर मैं यही कहूँ कि उनके लिए कोई रेमेडी नहीं है। सही, सही, तो सही। इसलिए लिफ्ट करें। ये कामयाब जिंदगी गुजारने का असूल भी बेसिकली कामयाब यही है। जिंदगी के लिए यही है कि बेचारे ना बस लिफ्ट जाए, जो भी है सब जो है ना झुका दे। यही मेरा नेक मशवरा है उनके वो लिए। बेसिकली मैं वो एक किसी दोस्त ने जोक भी सुनाया है, वो कहते हैं कि एक मर्द से किसी ने पूछा कि कामयाब जिंदगी गुजारने का क्या असूल है, तो उसने कहा जी मैं शुरू में अपनी मेरी वाइफ को कहा था कि अगर मुझे गुस्सा आए ना तो मैं छत पे चला जाऊंगा बजाय गुस्सा निकालने के, और अगर तुम्हें किसी बात पे गुस्सा है तो तुम छत पे चली जाना। तो वो कहते हैं कि जो तो क्या फिर नतीजा निकला, कहते हैं मैं शादी के बाद छत पे ही हूँ। यही बात है। नहीं, यही बात है कि सही। सच्ची मैं सही रियलिटी पर बात की है कि कुछ भी नहीं है। सही, और सही। लेकिन बात देखें, ये खुशी से कोई भी नहीं करता। ऐसे एक ही, मर्द है ऐसे ही। जो वो भी नहीं करता, मजबूर होकर करता है। ठीक। बस बीमिया की भी हैबिट्स ऐसी हैं, ऐसी आदत हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो कहते हैं ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो घर में कोई ना कोई कंफ्यूजन, कोई ना कोई परेशानी का बनाई रखती हैं। तो उनसे बहनों से भी गुजारिश है मेरी कि ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त का जज्बा आप में होना चाहिए। मर्द मेंटेन करता है, हर लिहाज से करता है, लेकिन ये अपनी पीछे अपनी वालदैन के कहने पर ज़्यादातर मेरे साथ जो ज़्यादातर केसेस यही जी हैं सर। कि मियाँ बीवी आपस में तकरीबन ठीक ही होते हैं, लेकिन जो उनके वालदैन हैं, वालदा खासकर ज़्यादातर, वो ये अजीब किस्म की फरमाइशें या अजीब किस्म की कहते हैं कि वो पढ़ाते रहना, ये इस तरह की छोटी छोटी बातों पर उनको वो इफेक्ट करती है ये इंटरफेरेंस चीजें। उनकी यह ना हो। बल्कि मियाँ भी मेरे ख्याल में इतने, अगर इनको आज़ाद छोड़ दी जाए तो ऐसे ये हमारे मामला मसाइल पैदा ना हो, कम हो सकते और हमारी भी छुट्टी हो जाए तो लायर्स सर की भी। ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ये पॉइंट रेज किया है। इससे ये जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम था, तो जब कोई मसले मसाइल होते थे तो वो जो घर के बड़े बूढ़े होते थे वो हल कर लिया करते थे, तो जो डाइवोर्स की रेशो थी वो बहुत कम थी। अब जब वो अकेले रहने का या सेपरेट रहने का ये जब रिवाज जब से है, तो ये रेशो भी बढ़ गया। तो ये क्या आपकी बात पे निगेट नहीं करती है? नहीं,
मैं वही पहले कह रहा था कि सबसे पहली बात यही की थी कि जब कोर्ट्स हम आए थे तो उस वक्त अब मेरी 20 साल स्टैंडिंग है इस प्रोफेशन में। तो जब हम आए थे तो ज़्यादातर लिटिगेशन उस वक्त फैमिली इतनी लिटिगेशन नहीं थी, ज़्यादातर सिविल मैटर था। अब ये मैं कह रहा हूँ कोर्ट्स भरी हुई हैं। सही ठीक सही है। सही। वही यार ज़्यादा बेसिक यही है कि लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। और फिर ज़्यादा आप देखें कि अगर कोर्ट में कोई आई है तो लेडी खातून ही आई है, पहले आई सही, है, सही। इसलिए आई है कि उसको ठीक हो सपोर्ट गया। कर देगा। तो इस हवाले से मेरा कानून सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट कर रहा है उन्हें, तो उसी हवाले से वो कोर्ट्स में भी ज़्यादा आ रही हैं, सही। कोर्ट से रिव्यू कर सर रही हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे प्रोग्राम के आगाज में ही करना चाहिए था, अब क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रह चुका है तो मैं चाहूंगा कि वो जल्दी से आप इस पे भी रोशनी डालते चलें। ये केस दायर किस जगह पे होगा, उसकी जुरिस्डिक्शन का जो मामला है, हाँ, दायरा कार है, किस कोर्ट को, कौन से इलाके की फैमिली कोर्ट को इख्तियार होगा? ये देखिए ये भी यहाँ पर भी ये औरत को एक रेमेडी है या उससे फेवर दी गई है। फेवरिंग है बहुत ज्यादा कि जहाँ भी औरत बेशक आर्जी तौर पर भी है रिलेटेड है, अगर वो कहती है कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो उस कोर्ट में अगर बिलफर्ज वो जेलम में रह रही है तो जेलम की कोर्ट से रजू कर सही, सकती है, सही। खारिया में है तो खारिया में कर सकती है, लाहौर में बेशक वो हैं वो मनसेरे की है, लेकिन अगर यहाँ पर आर्जी तौर पर रह रही है तो यहाँ पर रेमेडी अवेलेबल ये उसके लाहौर लिए को फेवर करते हैं कि- करता है बिल्कुल कोई भी नहीं। अगर साबित भी हो जाए कि वो मनसेरे की है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी ठीक हो रेमेडी गया, पर, ठीक हो गया। तो वो हासिल कर सकती है। तो जो आपने कंजुगल राइट्स का जो दावा बताया, जो फैमिली बाजू दावा के हवाले से जो मर्द को एक रेमेडी अवेल है कि वो बाजू दावा के लिए फैमिली कोर्ट से रब्ता कर सकते हैं, तो क्या वो भी उसी इलाके की हदूद में केस फाइल करेगा जहाँ पे खातून रह रही है या जहाँ पे वो खुद रह रहा है? मर्द भी जो है ना वो जहाँ रह रहा है उसको है रेमेडी है कि वो कर सकता है, जिधर वो रह रहा है अगर जेल में है जेल में ही कर सकता है, ठीक है। वो डिग्री ले सकता है, सही हो उस गया। पर भी कोई कतल नहीं है। ठीक हो गया। सो सर बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका कि आज आप हमारी दावत के ऊपर हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए, तो हमारे सुनने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहें स्पेशली तो? बहुत बहुत मज़ा आया मेरे साथ, रियली मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा, एक तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे याद किया और नवाजिश। बड़े दिनों से आप कह रहे थे मुझे और मेरी भी बड़ी ये चाहत थी कि आपके प्रोग्राम में आऊँ, तो आज बाकी मज़ा आ गया। सही तो सही। बहुत शुक्रिया आप अंदर बेसिकली हमारी कोशिश होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन जो अपने देखने वालों को सुनने वालों तक और पहुंचाएं। मुझे ये खुशी हुई है, सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि ये देखें एफएम रेडियो हम सुनते आए हैं, मैं गाड़ी में अमूमन सुनता था और अभी सुनता हूँ कभी कभी, लेकिन ये था कि उसमें म्यूजिक का ज़्यादा था लेकिन एंटरटेनमेंट थी, लेकिन आज मुझे ये भी चला कि नहायत ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ख़ासकर जो आपका ये शो है हम और हमारा कानून, इसमें तो ज़बरदस्त मुफ्त लोगों बहुत को मशवरे मिले नवाजिश, हैं। बहुत नवाजिश, तो बहुत नवाजिश। यही मैं इस फैमिली मैटर से ही हवाले से ही मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इत्तेफाक से रहें, बस सही बात सही। है, अच्छी लाइफ मुख्तसर बात और मुख्तसर बात जामिया। ये है, इत्तेफाक से रहें और लाइफ एंजॉय करें। सही ठीक, सही बच्चों के साथ और बीवी बच्चों के साथ लाइफ बड़ी अच्छी है। सही, तो बस ये काफी खूबसूरत और जामिया पैगाम के खुश रहें और इत्तेफाक से रहें, यही पैगाम इसी के साथ प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ। चौधरी ज़ाहिद महमूद धमियाल एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आज आप हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए। आप जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेलम के, 2 कंसेक्टिव ईयर्स आप चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेलम के। इसके अलावा आप चेयरमैन ज़कात कमेटी भी रह चुके हैं। इसके अलावा आप जेल रिफॉर्म कमेटी पंजाब बार कौंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। आज हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम हम और हमारा कानून में। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान खुर्रम मिर्ज़ा एडवोकेट को। यार जिंदा सोहबत बाकी।